हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशियोलॉजी में। उम्मीद करता हूँ आप पहले की भांति स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो जो सोशल चेंज पर जो है बना हुआ है, जिसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो सोशल चेंज पर। समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन निश्चित समय सीमा में होता है। ठीक है ना? तो सोशल चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज। तो इन्होंने जो है जैसे कि शुरुआत की है कि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, जैसा कि सभी को मालूम है इस बारे में कि जो सोसाइटी है वो निरंतर परिवर्तनशील है, लगातार बदलती रहती है। और परिवर्तन जो है प्रकृति का भी नियम है। ठीक है ना? परिवर्तन होना स्वाभाविक है, ये एक शाश्वत नियम है, ये एक जो है यूनिवर्सल फैक्ट कह सकते हैं इस चीज को हम लोग। ठीक है ना? और ये जो परिवर्तन होता है ये एक निश्चित समय सीमा में होता है, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है जिसके अंदर जो है परिवर्तन होता है। प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जाता। यानी कि जितने भी प्रकार के सोसाइटी में परिवर्तन होते हैं उनको हम सभी को सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते हैं। ठीक है? उसका एक निश्चित अपना एक क्राइटेरिया है, एक अपना एक पैमाना है, एक उसका अपना एक दायरा है जिसको कि हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन? तो सामाजिक परिवर्तन मनुष्य एवं समूह अथवा एक समूह तथा दूसरे के पारस्परिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है ना? इन्होंने बताया है कि जो संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध, ठीक है, उनमें होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो सामाजिक परिवर्तन है वो संबंधों में होने वाला या सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। वास्तव में समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक प्रकारों एवं सामाजिक संस्थाओं, घटनाओं और प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें समाज में पाई जाती हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार, सामाजिक संस्थाएं, घटनाएं और प्रक्रियाएं, इन सभी में जो परिवर्तन होता है उनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के 3 पक्षों को प्रभावित करता है। और वो कौन कौन से पक्ष हैं? पहला है समाज के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है? जब हमें लगे कि सोसाइटी का जो बिहेव है वो चेंज हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ये सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, अगर सोशल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन है। और सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन, है ना, कल्चरल जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें अगर चेंज होता है तो जो है हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं। जब हम सामाजिक परिवर्तन की किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उपरोक्त तीनों पक्षों में होने वाले बदलाव से है। ठीक है ना? यानी कि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन। अगर इन तीनों में परिवर्तन की बात करेंगे तो हम वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। यानी कि जो सोशल चेंज होता है वो पर्टिकुलर 2 टाइम में होता है, यानी कि उसके लिए 2 समय का होना जरूरी है। यानी कि आज का समय, या फिर हम आज के समय में देखेंगे, या फिर उसी पर्टिकुलर चीज को जो है हम फिर अगले समय में देखेंगे, 2 दिन बाद या 2 वर्ष बाद या 2 दशक बाद। इन सब चीजों में जो है हम उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा भी है इस प्रकार किसी वस्तु में 2 समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। ठीक है ना? यानी कि 2 समय में जो भी भिन्नता हमें किसी भी वस्तु में दिखाई देगी उसको हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। परिवर्तन का संबंध मुख्य रूप से 3 बातों से है। ठीक है? तो वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? जो 3 बातें हैं, वो 3 बातें जो हैं, एक तो वस्तु, पहली तो वस्तु हो गई, है ना, वस्तु, दूसरी समय और तीसरा भिन्नता। यानी कि सबसे पहले किसी वस्तु को हम लेंगे, वस्तु के बाद फिर हम उसको किसी पर्टिकुलर टाइम में हम जो है उसमें कोई भी चीज जो है
देखने का प्रयास करेंगे। और तीसरी चीज कि उस पर्टिकुलर टाइम में उस वस्तु में क्या भिन्नता आई है ना। तो ये तीन चीजें जो है किसी भी चेंज के लिए, किसी भी सोशल चेंज के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा जो है मैकाइवर पेज के अनुसार, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से है। तो जो मैकाइवर पेज है वो सामाजिक संबंधों की ही बात करते हैं और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि सोशल चेंज क्या है, कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही जो है सोशल चेंज कहा गया है, सामाजिक परिवर्तन कहा गया है। बोटोमेर के अनुसार, बोटोमोर साहब क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन में हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होता है। ठीक है, इस बारे में भी हमने पहले ही बात की है, यानी कि सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन को ही जो है हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे बोटोमोर के अनुसार। अगली परिभाषा है किंग्सले डेविस की। किंग्सले डेविस ने क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने भी जो है सोशल स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है सोसाइटी के, उनमें जो परिवर्तन होता है उनको जो है इन्होंने सोशल चेंज कहा है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी और इसके आगे हम देखते हैं क्या है सामाजिक परिवर्तन में। तो सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। तो जो सबसे पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की वो है सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, अगर स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है सोसाइटी के तो हम कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, यानी सोशल चेंज है वो, है ना। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व सांस्कृतिक दोनों होता है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन भी होता है और वो सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है ना। तो अगर दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो भी हम उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब सर्वत्र पाई जाने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हमारे ही कंट्री में जो है सामाजिक परिवर्तन होता है या हमारे ही समाज में केवल सामाजिक परिवर्तन होगा। तो सामाजिक परिवर्तन जो है सर्वत्र पाया जाने वाली चीज है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक तरह से सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला है सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित गति होती है। सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित गति होती है। ठीक है ना, एकदम से कोई भी परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं होता है या बहुत धीमे गति से नहीं होता है, उसका जो है एक निश्चित गति होती है, उसका एक निश्चित जो है चाल कह लेते हैं उसको हम, एक निश्चित गति के द्वारा ही जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन अचानक भी हो सकता है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। ठीक है ना, एकदम से भी कोई भी चीज अगर होती है तो उसको भी जो है हम सामाजिक परिवर्तन मान सकते हैं, कह सकते हैं। अब इसमें एक नोट लिखा है, यूएनओ के अनुमान के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो है किसी भी तकनीकी भी बदलाव 7 वर्ष में दुगना हो जाता है। ठीक है ना, तो यूएन क्या, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो जो है ये मानता है कि अगर आज कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई भी नई टेक्निक अगर आज आई है तो उसमें जो बदलाव है वो अगले आने वाले 7 सालों में वो मतलब बदल जाएगा या उससे डबल हो जाएगा वो, है ना। कोई भी चेंज अगर आज आया है तो अगर कोई चेंज आज की तारीख में आया है तो उसको जो है बदलने में जो है लगभग 7 वर्ष में वो जो है दुगना हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। आगे क्या है देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत। तो जो सामाजिक परिवर्तन के जो मुख्य स्रोत हैं वो मुख्यतः 3 ही है ना। एक तो आविष्कार के द्वारा सामाजिक परिवर्तन क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। खोज, डिस्कवरी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, और प्रसार, डिफ्यूजन के द्वारा या प्रसार के द्वारा सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आविष्कार जो है क्या होता है और उसके अंदर किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। ठीक है ना,
यानी कि रोज की रोज जो हमारी साइंस है और जो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो नई नई रोज की रोज जो है नए नए आविष्कार, नए नए इन्वेंशन जो है रोज कर रहा है, और उनकी गिनती जो है करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और बहुत मुश्किल है कि रोज के रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज की रोज नई नई चीजें जो है हमें देखने को मिल रही हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आविष्कारों ने मानव समाज में एक युगांतकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ठीक है ना? यानी कि ये इतनी मतलब भयंकर स्पीड है कि बहुत तेजी से जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारी साइंस है वो एकदम से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने ला दिया है। बहुत स्पीड से जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज विश्व में शायद ही कोई व्यक्ति या समाज होगा जिसका जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित ना हुआ हो। ठीक है ना? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं कि कोई भी जो है इससे परे रहा हो, यानी कि वो किसी ना किसी रूप में जो है इससे प्रभावित जरूर हुआ है। मानव जीवन में जितने भी परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों के मुख्य स्रोत भौतिक जगत के आविष्कार रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो जितने भी परिवर्तन आए हैं उन्होंने जो है मटेरियल जो जगत है हमारा, मटेरियल जो सोसाइटी है हमारी, उससे संबंधित जो है मुख्य रूप से काम किया है। तो ये जो है आविष्कार है। अब जो है अगला जो है खोज के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है कि मनुष्य ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत तरह की खोज की है। ठीक है ना? अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने जो है या मनुष्य ने जो है बहुत ज़्यादा खोजें की हैं। जैसे शरीर में रक्त संचालन, बहुत सारी बीमारियों के कारण, खनिज खाद्य पदार्थों, पृथ्वी गोल है एवं वह सूर्य की परिक्रमा करती है आदि। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमने खोजा है और हमने जो है इससे संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारियां भी जो है प्राप्त की हैं। हजारों किस्म के तथ्यों की खोज मानव ने की, जिनसे उनके भौतिक एवं अभौतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। ठीक है? तो खोजों के माध्यम से ही जो है मनुष्य का जीवन जो है भौतिक एवं अभौतिक जगत में जो है उसमें काफ़ी चेंज आया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। मनुष्य एक खोजी प्रवृत्ति का जीव है और वह आज भी नई नई खोजों में लगा है। ठीक है? मनुष्य होने के नाते सब लोग जो है ये बात जानते हैं कि हम रोज कुछ ना कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं और इन नई नई खोजों की वजह से ही जो है हम आगे का अपने जीवन को सरल और सुलभ बनाने का प्रयास करते हैं। इन खोजों की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना? ये जितनी भी खोजें मनुष्य करता है उनका जो है यानी कि सोशल डेवलपमेंट में या सामाजिक विकास में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है? आगे देखते हैं। प्रसार, डिफ्यूजन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो सांस्कृतिक जगत के परिवर्तन में प्रसार का मुख्य योगदान रहा है। ठीक है ना? जैसे पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण जैसी प्रक्रियाओं का मुख्य आधार प्रसार ही है। ठीक है ना? अगर पश्चिमीकरण की बात करें हम, या आधुनिकीकरण की बात करें, या भूमंडलीकरण की बात करें, तो इनको अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो ये केवल प्रसार के माध्यम से ही जो है हम लोग समझ सकते हैं। यानी कि इनका इतना डिफ्यूजन है, इनका इतना प्रसार है कि जो है ये एकदम से बहुत बड़ी रैपिडली या बहुत तेजी से जो है पूरे के पूरे हमारे इंडियन सोसाइटी में जो है एकदम से फैल गई हैं। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें आजकल हमारे सोसाइटी में देखने में मिलती हैं बहुत ज़्यादा। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज हो गई है। ठीक है? यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतनी तेजी से विकास हुआ है, तो उसके द्वारा जो है ये जो हमारे पश्चिमीकरण है या आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण है उनको भी एक नई गति मिली है ना? इनका भी जो है एकदम से स्पीड जो है वो बढ़ गई है। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। यही कारण है कि आज हम एक विश्व या विश्वव्यापी ग्राम जैसी अवधारणाओं की बात करते हैं, है ना? ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज की हम लोग आज बात करते हैं। यानी कि ग्लोबल विलेज से मतलब है कि जो गांव है उस गांव में ही जो है वो सारी की सारी चीजें हमें उपलब्ध हो जाएं। एक तरह से ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है वो जो है आज हम जो है सच साबित हो रही है हमारी, है ना? तो
हम गांव में बैठकर भी आज के समय में जो है अगर हम बात करें तो ज़ोमैटो, है ना? ज़ोमैटो या ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन चीज़ें भी जो है आज जो है हम अपने गांव में या दूर दराज के क्षेत्रों में भी मंगा सकते हैं। तो इसी को ही जो है शायद हम मान सकते हैं कि जो है ग्लोबल विलेज है। जो व्यक्ति जो है शहर में बैठ करके जो काम कर सकते हैं, वो आज हम जो है वही सारे के सारे काम अपने गांव में बैठ करके कर सकते हैं। और ये और सिर्फ जो देन है ये हमारी टेक्नोलॉजी की देन है। केवल प्रौद्योगिकी के द्वारा ही ये जो है चीज़ें सारी की सारी संभव हो पाई है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। कुछ जो है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यह क्यों और कैसे होता है, यह समाजशास्त्रियों के चिंतन का मुख्य विषय वस्तु रहा है। समाजशास्त्र का उद्भव भी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए हुआ है। ठीक है? अधिकांश पश्चिमी समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अपने ढंग से की है। फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन के अनेक सिद्धांत विकसित हुए हैं और जो है समाजशास्त्रीय प्रकृति के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो पहला जो सिद्धांत है वो है उद्विकासीय सिद्धांत या रेखीय सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी और लाइनियर थ्योरी इसको जो है हम लोग कहते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत है वो है चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरी। और जो तीसरा सिद्धांत है वो है संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। तो आइए बारी बारी से जो है शॉर्ट में इन जो है तीनों सिद्धांतों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे जो पहले है वह है उद्विकासीय सिद्धांत। ठीक है? तो आइए देखते हैं उद्विकास के बारे में क्या है। यानी कि अगस्ट कॉम्ट का विचार है, यानी कि उद्विकास से जो संबंध में जो है अगस्ट कॉम्ट का विचार है। कॉम्ट, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, का समाजशास्त्र से योगदान और उद्विकासीय सिद्धांत की पुष्टि करता है। ठीक है? तो कॉम्ट जो है ऐसे विद्वान थे जिन्होंने जो है उद्विकास से संबंधित जो सिद्धांत है या जो उद्विकास ये जो थियरी है वो जो है उन्होंने दी है। ठीक है ना? तो कॉम्ट की जो थियरी है वो उद्विकासीय थियरी, जिसको हम जो है लॉ ऑफ 3 स्टेज कहते हैं, है ना? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, है ना? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कहते हैं हम इसको, यानी कि 3 स्तरों का नियम कहते हैं। ठीक है? तो कॉम्ट का विचार था कि मानव का बौद्धिक विकास 3 चरणों के से होकर गुजरता है। यानी कि ये जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस हैं यही हैं वो, यही जो 3 स्टेज हैं वो हैं धर्मशास्त्रीय चरण, तात्विक चरण और प्रत्यक्षवादी चरण। यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज। ठीक है? तो जो अगस्ट कॉम्ट हैं वो यही कहते हैं कि जो मानव है वो इन 3 चरणों से होकर गुजरता है। यानी कि मानव का जो बौद्धिक विकास है, यानी कि जो उसकी बुद्धि का जो विकास है वो इन 3 चरणों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे मानव समाज का एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश होता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। यानी कि जो सबसे पहला चरण है वो एकदम से साधारण प्रकार का है, उससे अगला चरण उससे थोड़ा सा जटिल हो जाता है, और जो सबसे लास्ट का चरण है, तृतीय चरण है, जो प्रत्यक्षवादी चरण है, वो एकदम से जटिल है। ठीक है ना? वो सबसे बाद की अवस्था है मानव के बौद्धिक विकास का जो स्तर है। तो जो पहला स्तर है धर्मशास्त्रीय चरण, ये जो है प्रारंभिक स्तर है। इसमें जो है व्यक्ति एकदम क्या कहें कि जो एकदम से धर्म के द्वारा जो भी कोई घटनाएं घटित होती हैं उसको जो है एकदम से धर्म के माध्यम से स्वीकार करता है और धर्म को ही जो है अपना केंद्र बिंदु मान करके सारी चीजों को जो है देखने का प्रयास करता है। दूसरा जो स्तर है वो धर्मशास्त्री और प्रत्यक्षवादी के बीच का जो तात्विक स्तर है, इसमें जो है धर्म से थोड़ा सा आगे व्यक्ति निकलता है, यानी कि धर्म को इतना महत्व नहीं देता है। और धर्म का जो है यहाँ पे अगर एक बात कहें तो यहाँ पे जो है इस तात्विक चरण में जो है धर्म का हल्का सा ह्रास होने लगता है, यानी कि धर्म में थोड़ी सी कमी आने लगती है इस स्तर में। और जो प्रत्यक्षवादी स्तर है, प्रत्यक्षवादी स्तर यानी कि पॉजिटिव स्टेज में जो है व्यक्ति पॉजिटिव स्टेज में यानी कि प्रत्यक्षवादी स्तर में व्यक्ति केवल प्रत्यक्षवादी होकर सोचता है, यानी कि वो जो है यानी कि किस प्रकार से यानी कि
तर्क पर आधारित समाज जो होगा वो किस प्रकार से होगा, उसके माध्यम से जो है व्यक्ति का जो ये तीसरा जो चरण है वो पॉजिटिव स्टेज का है, यानी कि तर्क के माध्यम से हम जो है अपनी बात को रखें, अपनी बात को कहें। ठीक है, वैसे तो ये जो लॉ ऑफ थ्री स्टेज है, जब हम उसकी सीरीज करेंगे थिंकर्स की सीरीज, तो उसमें जो है अगस्त कॉम्ट को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से हम जो है बाद में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो ये 3 स्तर हैं मानव जीवन के। ये धार्मिक है, ये धर्म से संबंधित है, ये धर्म से थोड़ा सा हटके है, और ये पूरे का पूरा जो है तर्क पर आधारित जो है प्रत्यक्षवादी स्तर है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के समर्थकों में मॉर्गन है, स्पेंसर है और दुर्खाइम है, जो कि उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं, उद्विकास सिद्धांत से संबंधित हैं ये तीनों के तीनों विद्वान। ठीक है, आगे है चक्रीय सिद्धांत। तो चक्रीय सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के समर्थकों के विचारों को देखने से पता लगता है कि ये विद्वान प्रकृति में सदा होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित हैं। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की प्रक्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार इनका कहना है कि समाज भी परिवर्तित होता है ना। जिस प्रकार से मौसम के तीनों चक्र होते हैं, जैसे गर्मी, फिर सर्दी और फिर बरसात, इस प्रकार से जो तीनों चारों चरण होते हैं मौसम में, और वो जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा चरण जो आता रहता है, तो इसी को ही जो है चक्रीय सिद्धांत, यानी कि जो कोई चीज एक बार है तो वो दोबारा से घूम के आएगी, है ना। इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उसको चक्रीय सिद्धांत की जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार कहना है कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय अवधारणा है। इस सिद्धांत के समर्थकों में स्पेंगलर, टॉयनबी, परेटो आदि महत्वपूर्ण विद्वान हैं। ठीक है ना, इन लोगों ने जो है इसके बारे में बताया है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, तो संघर्ष सिद्धांत जो है सबसे महत्वपूर्ण जो संघर्ष सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स का ही है। कार्ल मार्क्स ने जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में बहुत सारी बातें और बहुत विस्तार से बताने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया। कार्ल मार्क्स 1848 में प्रकाशित अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो है इनका एकदम से बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में जितना कहो उतना कम है, और इसी की वजह से, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की वजह से कार्ल मार्क्स जो है आज जीवित हैं हम लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया किताब है इनकी, कुल मिला के कहें तो। और इसमें ये लिखते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है ना। इन्होंने ये बात जो है इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही कही है कि जो अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, यानी कि इतिहास जो है, और आज तक जिस स्तर पर हम लोग पहुंचे हैं वो केवल और केवल संघर्षों के माध्यम से पहुंचे हैं। और संघर्ष भी किस प्रकार का? वर्गों के माध्यम में, वर्गों के मध्य संघर्ष, यानी कि शुरू से लेकर के और अब तक जो है यानी कि प्रत्येक समाज में जो है वर्ग पाए गए हैं, और उन दोनों वर्गों के बीच में जो है हमेशा से ही संघर्ष रहा है। और इसीलिए जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि अभी तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार समाज में हमेशा 2 वर्ग रहे हैं। ठीक है ना, इसी बारे में बात कर रहे थे। 2 वर्ग रहे हैं और उनके बीच संघर्ष पाया जाता है। यानी कि एक वर्ग तो होता है जिसके पास है, यानी कि सब कुछ है उसके पास, है ना। एक वर्ग है उसके पास हैव, और इसके पास है हैव नॉट, है ना। एक वर्ग के पास नहीं होता है कुछ भी, और एक वर्ग के पास बहुत कुछ होता है समाज में, हैव और हैव नॉट। ठीक है, यानी कि जिसके पास एक वर्ग वो है जो शक्तिशाली वर्ग है, जो संपन्न है अपने आप में, उसको हम हैव, और जिसके पास नहीं है समाज में, और जो मतलब वंचित है और वो जो है बहुत सारी चीजें पाने का प्रयास करता है, उसको जो है हैव नॉट, यानी कि उसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये 2 वर्ग समाज में रहे, हैव और हैव नॉट, और इन दोनों का ही जो है आपस में संघर्ष होता रहा है, भयंकर संघर्ष होता रहा है। ठीक है ना। उन दोनों के संघर्ष से ही समाज में परिवर्तन होता है, यानी कि ये दोनों वर्ग जब संघर्ष करेंगे तो
इसी से ही जो है समाज में परिवर्तन आएगा। वर्ग के निर्माण का आधार मार्क्स के अनुसार आर्थिक रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ग बने हैं इनका जो आधार है वो पूरे का पूरा आर्थिक है बच्चों, ठीक है। यानी कि आर्थिक का मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, इन सब से होता है, ठीक है। यानी कि जिसके पास ये सब चीजें हैं, एक तो वर्ग वो हो गया जिनके पास आर्थिक व्यवस्था पूरी की पूरी है, और एक वर्ग वो हो गया जिसके पास की आर्थिक व्यवस्था है ही नहीं, ठीक है ना। तो इन दोनों वर्गों में जिनके पास संपन्न है और जिनके पास कुछ नहीं है, उन दोनों वर्गों में हमेशा ही कुछ ना कुछ संघर्ष होता रहा है, और जैसे जैसे संघर्ष होता है वैसे वैसे ही जो है समाज में परिवर्तन आता रहता है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि जो संघर्ष जो है नए समाज को जन्म देता है ना। तो इसी प्रकार से जो है इसमें आगे भी है, इसको मिटा देते हैं और फिर देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है ना। क्या? आर्थिक व्यवस्था जो है सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी आता है जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है, ये कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी आएगा जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो संघर्ष सिद्धांत भी वास्तव में जो है बहुत बड़ा सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, डेरेनडॉर्फ के अकॉर्डिंग, लुईस कोजर के अकॉर्डिंग। तो जब हम थिंकर्स को स्टडी करेंगे तब जो है इसके विषय में विस्तार से पढ़ लेंगे। अभी हम सोशल चेंज को लेकर चल रहे हैं, तो सोशल चेंज के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, इन सिद्धांतों के बारे में, ठीक है। तो संघर्ष सिद्धांत के समर्थक विद्वान कौन से? राल्फ डेरेनडॉर्फ, लुईस कोजर, ठीक है। यहाँ पे केवल 2 ही लिखे हैं। तो ये जो है संघर्ष सिद्धांत से संबंधित विद्वान है। आगे क्या है? आगे है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर। यानी कुछ लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि जो है समाज क्या है और संस्कृति क्या है। तो इन दोनों में भी अंतर और इन दोनों के बीच में क्या क्या परिवर्तन है, ये मैंने बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला है सामाजिक परिवर्तन मात्र सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन मात्र सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, प्रथा, कानून आदि सभी क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। जब हमने कल्चर पढ़ा था तो कल्चर जो है हमने 2 टाइप की जो है हमने कल्चर पढ़ी थी, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, यानी कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ठीक है। तो उसी से ही संबंधित है। नहीं समझ में आता है तो जो संस्कृति वाली जो हमारी वीडियो है उसको जो है पीछे बैक करके एक बार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें, पुरानी चीजें क्लियर होंगी, तभी जो है कुछ नई चीजें जो है आगे को समझ में आएंगी, ठीक है। तो संस्कृति वाली वीडियो को देख लेंगे एक बार। तो ये जो है सांस्कृतिक परिवर्तन बच्चों अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना में परिवर्तन का बोध होता है, ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना में परिवर्तन का बोध होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तनों का बोध होता है, ठीक है। यानी कि संस्कृति के जो भी पक्ष हैं, कौन से पक्ष हैं संस्कृति के? तो जैसे धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, ये सारे के सारे संस्कृति के ही तो पक्ष हैं, है ना। तो इनमें जब परिवर्तन होगा तो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाया जाएगा वो। अगला क्या है? सामाजिक परिवर्तन चेतन एवं अचेतन दोनों परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन प्रायः सचेत प्रयत्न यानी कि चेतन प्रयत्नों से घटित होता है, ठीक है। अगला क्या है? सामाजिक परिवर्तन की गति काफी तीव्र भी हो सकती है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत कम होती है। जब हम भौतिक अभौतिक संस्कृति को पढ़ लेंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि किस में जो है तेज परिवर्तन होता है और किस संस्कृति में जो है धीमे परिवर्तन, और किस संस्कृति में जो है तेजी से परिवर्तन होता है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो भी चीज है उसको वो भी हमने उस वाली जो संस्कृति वाली जो हमारी वीडियो है उसमें बात की है, यानी कल्चरल लैग की भी बात की है, ठीक है ना। जो सांस्कृतिक पिछड़ापन होता है तो उसको हम देख लेंगे एक बार, तो ये एकदम से क्लियर हो जाएगी पिक्चर, तुम्हारी सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है आगे? इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तेजी से भी हो सकता है, जबकि धर्म, विश्वास, मूल्यों आदि में परिवर्तन धीमी रफ्तार से होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद उम्मीद है कि जो है
बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और नहीं भी होती हैं तो कोई भी जो है मुझे मैसेज करके या कुछ, या मेरे व्हाट्सएप पे जो है फ़ोन करके या मैसेज करके तुम लोग पूछ सकते हो, है ना, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर कोई बात है तो। ठीक है मालको? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो इसको जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो ठीक है, आज का वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स।